करार को संविदा होने के लिए आवश्यक यह है कि ऐसा करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी उसे विधि का बल प्राप्त हो। यदि ऐसे करार से कोई व्यक्ति भाग जाए तो उसे न्यायालय में जाकर के प्रवर्तनीय कराया जा सके, उसे लागू कराया जा सके, तब कहा जाता है कि ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा है, ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वो संविदा नहीं है। इसके वीडियो में मैंने ये भी बताया है आपको कि करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय तब होता है, करार विधि द्वारा बाध्यकारी तब होता है जब वह सक्षम पक्षकारों के द्वारा किया गया हो, स्वतंत्र सम्मति से किया गया हो, विधिपूर्ण उद्देश्य से किया गया हो, इसके अलावा विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो और अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न हो। तो कहने का मतलब, आइए आज हमारा जो टॉपिक है उसी को देखते हैं। आज का हमारा जो करार है वह शून्य करार है, यानी वॉइड एग्रीमेंट है। ये संविदा की तो बात ही नहीं उत्पन्न होती, ये तो करार ही अपने आप में शून्य है। क्यों? क्योंकि इसे शून्य घोषित कर दिया गया है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। वैध संविदा की एक आवश्यक शर्त यह है कि संविदा करने के लिए जिस करार को किया गया है उसे अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कई शर्तें हैं जब करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा, यानी करार जब संविदा होगा। कई शर्तें हैं, वह सक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया हो, वह स्वतंत्र सम्मति से किया गया हो, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो, विधिपूर्ण उद्देश्य से किया गया हो, साथ ही साथ वह शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। यानी कई शर्तें हैं, धारा 11 में बताई गई हैं। उन कई शर्तों में से वैध संविदा के लिए एक आवश्यक शर्त यह भी है कि संविदा करने के लिए जिस करार को किया गया है उसे अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। शून्य करार को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2G में परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता शून्य करार होता है। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि ऐसे करार जो शून्य होते हैं उसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। अब कौन से करार ऐसे होते हैं जिसे न्यायालय ने अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित कर दिया है, अधिनियम ने अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित कर दिया है, सीधे शून्य घोषित कर दिया है, वह संविदा की बात ही नहीं आती, वह करार ही शून्य होता है। ऐसे करार के बारे में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 से 30 के अंतर्गत बताया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम धारा 24 से 30 के अंतर्गत किया गया करार शून्य होता है। धारा 24 से 30 में वो सूची दी गई है। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से करार हैं जो सीधे सीधे शून्य घोषित कर दिए गए हैं। उसमें पहला है विवाह का अवरोधक करार, यानी जो ऐसा करार जो विवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा किसमें दिया गया है विवाह का अवरोधक करार? धारा 26 में। ऐसा करार जो विवाह में अवरोध उत्पन्न करता है वह करार शून्य होता है, अभिव्यक्त रूप से शून्य होता है। आइए इस लाइन को पढ़ते हैं तब और समझ में आएगा। भारत में ऐसा करार जो विवाह में, ध्यान दीजिए, पूर्ण या आंशिक, ठीक है, विवाह में पूर्ण या आंशिक अवरोध उत्पन्न करता है शून्य होता है, बशर्ते ऐसा करार अवयस्क के संबंध में नहीं हो। यानी विवाह में अगर कोई बाधा उत्पन्न करने वाला करार है वह शून्य होता है। ऐसा बाधा चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो, लेकिन वह करार अगर विवाह को बाधा पैदा करता है तो वह करार शून्य होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, यदि अवयस्क के विवाह में बाधा उत्पन्न किया जाता है तो ऐसा करार शून्य नहीं होता, अर्थात अवयस्क के करार में बाधा उत्पन्न किया जा सकता है। अंग्रेजी विधि की जहाँ तक सवाल है, अंग्रेजी विधि में विवाह में पूर्ण अवरोध ही शून्य घोषित किया गया है, आंशिक अवरोध नहीं। ये विवाह में पूर्ण अवरोध क्या होता है, विवाह में आंशिक अवरोध क्या होता है, आइए इसको उदाहरण के रूप से पढ़ते हैं। देखिए, ए बी से कहता है कि तुम सी से विवाह न करो, मैं तुम्हें एक कार दूंगा। एक करार होता है ए और बी में। ए बी से कहता है कि तुम सी से विवाह मत करो, ए बी से कहता है कि तुम किससे विवाह ना करो, तुम सी से विवाह मत करो, मैं तुम्हें कार दूंगा। ये पूर्ण अवरोध है दोस्तों कि आंशिक अवरोध है, आप बताइए। ये आंशिक अवरोध है, केवल मना कर रहा है किससे, किसी से विवाह मत करिए। आप और किसी से, दुनिया भर में जिससे भी आपको
शादी करना है कर लीजिए, लेकिन सी से विवाह न करिए। ऐसा करार भारत में भी शून्य है, ऐसा करार भारत में पूरी तरह शून्य है, भले ही आंशिक अवरोध लगा रहा हो। तो भारतवर्ष में अवरोध चाहे आंशिक हो चाहे पूर्ण हो, उसको संविधान अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। आइए दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। ए बी से कहता है कि यदि तुम 15 साल तक विवाह न करो तो मैं तुम्हें एक बंगला दूंगा। इसका क्या मतलब है? ये ए है, ये बी से कहता है कि तुम अगर 15 साल तक नरेंद्र मोदी बने रहो, सॉरी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर तुम 15 साल तक जो है विवाह न करो तो मैं तुमको क्या दूंगा? एक बंगला दूंगा। तो यह करार भी आंशिक अवरोध उत्पन्न करता है। आंशिक अवरोध उत्पन्न करता है कहने का मतलब यह करार केवल 15 साल तक रुकावट पैदा करता है। 15 साल रुक जाओ, उसके बाद 1, 2, 5, 10 जो विवाह करना है करो। तो विवाह का अवरोध केवल 15 साल तक है, यह आंशिक अवरोध है। लेकिन भारत में ऐसा करार भी क्या है? शून्य है। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखिए। ए बी से कहता है कि तुम विवाह ही मत करो, मैं तुम्हें एक कार और एक बंगला दूंगा। इसका क्या मतलब है? ए बी से कहता है कि तुम विवाह ही मत करो, मैं तुम्हें एक कार दूंगा, एक बंगला दूंगा। ए बी के बीच ऐसा करार अगर किया गया है तो यह करार शून्य है। क्यों? क्योंकि वह विवाह पर पूर्ण अवरोध लगाता है, और भारत में तो आंशिक अवरोध भी शून्य है, तो पूर्ण अवरोध तो अपने आप शून्य माना जाएगा। तो ये था भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 26, जिसमें बताया गया विवाह का आंशिक या पूर्ण अवरोध अगर कोई लगाने वाला करार है तो वह करार क्या होगा? शून्य होगा, अभिव्यक्त रूप से शून्य होगा। अगला है दूसरा जो शर्त है वो है व्यापार का अवरोधक करार। व्यापार में भी अगर कोई अवरोध लगाने वाला करार है तो ऐसा करार भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया है। क्या कहती है धारा 27? आइए देख लीजिए। धारा 27 के द्वारा व्यापार के अवरोध करार को शून्य घोषित किया गया है। धारा 27 के अनुसार प्रत्येक करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध होता है, अवरोध के विस्तार तक शून्य होगा। कहने का मतलब ये है कि व्यापार में अगर कोई अवरोध लगाया जाता है करार के द्वारा तो ऐसा करार प्रारंभतः शून्य होगा, या वहाँ तक शून्य होगा जहाँ तक वह क्या करता है? व्यापार पर अवरोध उत्पन्न करता है। आइए इस लाइन को पढ़िए। धारा 27 में उल्लिखित वाक्य अवरोध के विस्तार तक शून्य होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापार पर अवरोध लगाने वाली संपूर्ण करार शून्य नहीं होती, बल्कि अवरोध की सीमा तक ही शून्य होती है। इस प्रकार यदि करार का कुछ भाग किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण पेशा, व्यापार या कारोबार करने से रोकता है और कुछ भाग ऐसा अवरोध उत्पन्न नहीं करता, तो ऐसा भाग अगर अवरोध वाले भाग से अलग किया जा सकता है तो अलग करके उतना भाग जो अवरोध उत्पन्न करता है वह शून्य होगा, बाकी वैध बना रहेगा। आइए देखते हैं आगे। तो जो व्यापार का अवरोधक करार है इसके कई अपवाद हैं। कहने का मतलब भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 27 में कहा गया है कि यदि कोई ऐसा करार किया जाता है जो व्यापार में अवरोध उत्पन्न करता है तो ऐसा करार उस सीमा तक शून्य होगा जहां तक वह अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन अगर इसको 100% लगा दिया जाए, इस कानून को 100% सत्य मान करके सही और 100% इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो व्यापार अपने आप प्रभावित होने लगेंगे। तो इसीलिए इसके कई अपवाद अधिनियम में ही दिए गए हैं। जैसे पहला अपवाद है सुनाम का विक्रय, गुडविल का विक्रय। संविधान अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत इस सिद्धांत का कि व्यापार का अवरोधक करार शून्य होता है एक अपवाद दिया गया है, और वो है गुडविल का विक्रय। गुडविल का विक्रय मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अपने मेहनत से कोई नाम कमाया है स्थानीय स्तर पर, अगर वह कोई करार करता है और उस सुनाम को बचाता है, सुनाम की रक्षा करता है व्यापार से, तो ये भले ही व्यापार में अवरोध उत्पन्न करता हो वह शून्य नहीं होगा। आगे आइए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति करार का सुनाम बेचता है और क्रेता के साथ करार करता है कि वह एक निश्चित स्थानीय सीमा के भीतर कारोबार के सुनाम का विक्रय कर रहा है, उसके कारोबार उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि क्रेता अथवा उसका उत्तराधिकारी जीवित रहेगा। कहने का मतलब है, एक उदाहरण से समझिए। जौनपुर की इमरती प्रसिद्ध है। जौनपुर के व्यापारी किसी और क्षेत्र के व्यापार को
किसी और क्षेत्र के व्यापारी को जौनपुर में इमरती बनाने का परमिशन देते हैं और ये करार करते हैं कि वो तब तक जौनपुर के बाहर जो है या जौनपुर में तब तक ठीक उसी प्रकार की इमरती नहीं बेचेंगे जैसा वो इमरती बनाते हैं। या ये उदाहरण गलत आप ले लिए हैं। आइए इसको ऐसे समझते हैं, ये ए है, ये ख़ानदानी इमरती बनाने वाला व्यक्ति है। यह बी से करार करता है कि आप भी हमारे बाज़ार में आइए, मिठाई बनाइए, आप भी हमारे दुकान में मिठाई बेचिए, लेकिन आप हमारी इमरती को नहीं बेच सकते। तो भले ही यह अवरोध लग रहा हो व्यापार पर, लेकिन यह सुनाम की रक्षा करने के लिए बनाया गया है करार, यह सुनाम की रक्षा के लिए करार किया गया है, तो यह शून्य घोषित नहीं होगा। यह करार भले ही अवरोध उत्पन्न करता हो, यह वैलिड होगा, बशर्ते निश्चित स्थानीय सीमा के भीतर हो, समय निश्चित हो, न्यायालय सीमा और समय को मामले को देखते हुए युक्त मानता हो। अगला है एकाकी करार, सोलस एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है? यदि कोई विक्रेता किसी क्रेता से यह करार करता है कि वह अपने द्वारा निर्मित माल केवल उसी क्रेता को बेचेगा, किसी अन्य को नहीं, तो ऐसा करार एकाकी करार होता है। ऐसा करार भी क्या है? तो इसी प्रकार जब कोई क्रेता किसी विक्रेता के साथ, यानी क्रेता विक्रेता के साथ करार करे, विक्रेता क्रेता के साथ करार करे कि मैं केवल आपको माल बेचूंगा, वो कहे मैं केवल आपसे माल खरीदूंगा, ये अवरोध भले आपको लगता हो, लेकिन संविदा अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत इसकी अनुमति दी गई है और यह शून्य नहीं है। ठीक है, बशर्ते इस पर भी शर्त है क्या? कि ऐसे करार की अवधि युक्त हो, एकाधिकार को बढ़ावा देने वाला न हो। ऐसा करार युक्त होना चाहिए और एकाधिकार को, मोनोपोली को बढ़ावा देने वाला अगर नहीं है तो ऐसा करार वैध है। अगला है सेवा संविदा। सेवा संविदा का मतलब, यदि कोई नौकर या कर्मचारी अपने मालिक से या नियोजक से यह करार करता है कि वह एक निश्चित अवधि तक उसकी सेवा में रहेगा और उस अवधि में किसी अन्य व्यक्ति की सेवा नहीं करेगा, तो यह भी करार विधि मान्य है। जैसे इसको एक उदाहरण से आप पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये चार्ल्सवर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड है। चार्ल्सवर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड के बाद में एक डॉक्टर और उसके कंपाउंडर के मध्य यह करार हुआ कि कंपाउंडर 3 वर्ष की सेवा काल के दौरान स्वयं का प्रैक्टिस नहीं करेगा, किंतु कंपाउंडर ने महज 6 माह बाद ही स्वयं प्रैक्टिस शुरू कर दिया, तो न्यायालय ने करार को विधिमान्य ठहराया। जैसे कहने का मतलब ये है, ये सीनियर वकील हैं, ये बी जूनियर वकील हैं। ए कहते हैं कि आप जब तक मेरे साथ वकालत करेंगे आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मेरे साथ जब तक रहेंगे। मान लीजिए ये करार हो जाता कि आप मेरे साथ 5 साल आप मेरे साथ वकालत करिए, लेकिन 5 साल तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और अगर ये 5 साल के अंदर सेल्फ प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ए न्यायालय में जाकर के इस करार को प्रवर्तनीय करा सकता है। भले ही यह व्यापार का अवरोधक लग रहा हो, वृत्ति व्यापार उपजीविका का अवरोधक लग रहा हो, फिर भी यह वैध है। क्यों? क्योंकि यह सेवा संविदा है। सेवा के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा शर्त लगाया जा सकता है। व्यापारिक संयोजन भी व्यापार में अवरोध लगता होगा, लेकिन यह शून्य घोषित नहीं है, यह अपवाद है धारा 27 का। क्या है ये व्यापारिक संयोजन? कभी कभी एक समान कारोबार या व्यापार करने वाले व्यापारी आपस में करार करते हैं कि एक निश्चित मूल्य से कम पर अपना माल नहीं बेचेंगे और लाभ को सामान्य फंड में जमा करके आपस में बांट लेंगे। ऐसा करार शून्य नहीं होता, क्योंकि इस करार में उद्देश्य क्या होता है? इस करार में उद्देश्य होता है, यानी बाजार के कुछ लोग इकट्ठे होकर के कह दे कि हम इस कीमत से कम कीमत पर अपना सामान नहीं बेचेंगे और जो लाभ प्राप्त होगा उसको एक जगह रखकर आपस में बांट लेंगे, तो यह शून्य नहीं है। आपको भले ही लग रहा हो कि व्यापार में अवरोध करने वाला है, लेकिन शून्य नहीं है। कारण क्या है? कि कीमत में उतार चढ़ाव से बचना यहाँ मकसद होता है और अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचना यहाँ मकसद होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, किंतु यदि ऐसे करार का उद्देश्य एकाधिकार स्थापित करना है तो ऐसा करार भी क्या होगा? शून्य होगा। तो इस तरीके से आपने यह देखा कि शून्य करार जो है संविदा अधिनियम में विवाह का अवरोधक करार और व्यापार का अवरोधक करार को शून्य करार बनाया गया है। यह व्यक्त रूप से शून्य है, ये करार संविदा का रूप नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अब विवाह का अवरोधक करार, व्यापार का अवरोधक करार हो गया। आगे विधि कार्रवाइयों का अवरोधक करार, बाजी करार क्या होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो बड़ा हो जाता है तो देखने का मन नहीं करता।